नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासत चरम पर, लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे। कल ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी, तैयारियां जारी। तो 13 को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर सीएम धामी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर का दौरा। हरिद्वार में कांग्रेस पर हमला, कहा आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस बहुत पहले मर चुकी। बदलते मौसम के साथ बढ़ने लगा डेंगू और मलेरिया का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा बचाव के लिए सावधानी जरूरी। बचाव के लिए शासन स्तर पर की जा रही तैयारियां। त्योहारों के मद्देनजर नक्कालों पर नजर। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पकड़ा 12 क्विंटल नकली मावा, लाया गया था मुजफ्फरनगर से। और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान। इस बार अक्षय तृतीया पर 10 मई को 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। इसी दिन खुलेंगे केदारनाथ धाम के भी कपाट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पास सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और वहीं अब इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो इस हिसाब से 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इसके दुगने हमारे बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के हैं, जिले स्तर के हैं, मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, विभागों के हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भी मतदाता के जागरण का, जन जागरण का काम कर रहे हैं। देश हित में, उत्तराखंड के हित में क्या चीज़ें हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को, जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं। बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम सभा बड़गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में तमाम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कई अन्य दलों के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तमाम ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बूथ चलो बूथ जीतो अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हुए हमारी बूथ की बैठक आहूत की गई है और किस प्रकार से हमारा चुनाव प्रबंधन किया जाएगा, जो कि आगामी 19 तारीख को मतदान होना है। तो मत प्रतिशत की संग से बढ़ाया जाएगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, तो उससे हमें किस संग से सिद्ध तक पहुंचाना है। तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रणनीति तय की जा रही है और किस तरफ से हमको प्रचार अभियान को आगे तेज बढ़ाना है, इस पे सब लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े जोर शोर से युद्ध स्तर पे चुनाव की तैयारी की जा रही है। जनता तक हम पहुंच रहे हैं, घर घर तक हम पहुंच रहे हैं, बूथों तक हम पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम जनता का एक सकारात्मक प्रतिक्रिया जनता की हम देख रहे हैं अपने प्रति, तो हमें पता है कि 400 पार क्या, हम लोग 425 पार भी आसानी से जा सकते हैं। और बहुत ही अभूतपूर्व संख्या में कई लोग विभिन्न पार्टियों से आकर हमारे कुनबे में, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 50 रानीखेत से 18 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें तहसील परिसर से संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने रवाना किया। ये सभी पोलिंग पार्टियां निर्वाचन क्षेत्र 50 रानीखेत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर 85 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करवाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने कहा कि कुल 18 पोलिंग पार्टियां हैं, जो रानीखेत विधानसभा में लगभग 360 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं, सभी मतदाताओं के घर पर जाकर वोट लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है या दिव्यांगजन हैं, जिनके द्वारा घर से वोटिंग के लिए आवेदन किया गया है,
उनके लिए आज हमने पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। तो वो लोग घर घर जाएंगे और 85 वर्ष से ज़्यादा के लोग या फिर दिव्यांगजन जो हैं, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा का प्रमाण पत्र उनके पास उपस्थित है, उनके पास जाके घर घर जाके वोटिंग कराएंगे। इसमें हमारी पोलिंग पार्टी हो गई, माइक्रो ऑब्जर्वर हो गए, वीडियोग्राफर हो गए और एक पुलिसकर्मी है जो उनके साथ जा रहे हैं। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मसूरी के गुरुद्वारा के सभागार में चौपाल का आयोजन किया गया, जिस पर आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सभी को 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए बूथों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। हमारा नारा है 400 पार मोदी सरकार की, तो इसके लिए काफ़ी वर्गों से लोग यहाँ पे आज हमने चाय पे चर्चा एक रखी है, सबके साथ में सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो उसमें हमने ये कहा है कि देखिए, क्योंकि राज्य में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है और केंद्र में अब हमने अपनी सरकार फिर बनानी है, तो इसके लिए सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। तो इसमें जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, गाइड यूनियन हैं, चाहे अनेक क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने आस पड़ोस सबको ये कहें कि भाई सिर्फ आपने जवाब वोट। लक्सर में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा चयनित कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी द्वारा माइनिंग चेक पोस्ट खोला गया है, जिस पर किसानों और आम आदमियों से खुलकर अवैध वसूली की जा रही है। लोगों से जबरन पैसा वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि हथियारों के दम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर चेक पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों से बात की, तो चेक पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारी किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता पर उतर आए, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन क्रांति कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने चेक पोस्ट को बंद करने की चेतावनी दे डाली। शिकायतें लगातार मिल रही थी फोन पे, तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो आचार संहिता के बाद में जो है इससे बात कर लेंगे बैठ कर, लेकिन इन्होंने 2-4 किसानों को पकड़कर जबरदस्ती डराया, धमकाया, उन्हें उनसे पैसे पूछे लिए। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ भाई आज ही एक औपचारिक मुलाकात करेंगे और ये लोग मानते हैं तो ठीक है, आचार संहिता के बाद में इसमें जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज हमने बात करी और बाद में देखने को मिला किसी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कोई लिस्ट बाहर नहीं लग रही, इन्हें कोई पहचान नहीं सकता ये लोग कौन है, कहाँ से बाहर है। आ रही थी संगठन के पास कि जो किसान अपनी बुग्गी भी लेकर, बुग्गी पर भी अगर रेत या बजरी लेकर जा रहा था तो उससे भी ये पैसा वसूल लेते थे। हथियारों के दम पे इनमें प्राइवेट हथियार है और जहाँ 3 आदमी रहने वहाँ 15-15, 20-20 गुंडे पड़े बाहर के। तो हमने लोगों से पूछा, यहाँ परिचय भी लिया तो वो सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। एक लड़का है जो यहाँ का है, नहीं तो बाकी सब बाहर के हैं। तो देखो इस तरह की गुंडागर्दी, हमारा सरकार से भी निवेदन है भाई, एक किसान, एक बेचारा कोई मकान बनाने वाला अगर एक ट्रैक्टर ट्राली अपनी साधारण से कृषि यंत्रों पर लेकर चल दिया, उससे 5,000 रुपये वसूलना, तो ये अच्छी बात है। बदलते मौसम के साथ ही प्रदेश में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ती गर्मी के साथ ही मच्छर भी पनपने लगे हैं। ऐसे में इस दौरान डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां खतरा बढ़ने लगा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए आम जनता से अपील की और कहा कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पिछले साल की तुलना में डेंगू का प्रकोप कम हो, इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां कर दी गई है ताकि मरीज को उचित उपचार मिल सके। सारे तरीके के जो रेस्पिरेटरी वाले वायरस हैं वो भी काफ़ी कॉमनली इस टाइम पे अफेक्ट करते हैं बदलते मौसम में। तो इसमें बचने का तरीका यही है कि हम साफ़ सुथरा खाना खाएं, अपने को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखा लें। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान बहादुराबाद क्षेत्र की शांतर शाह चौकी पर मुजफ्फरनगर से लाया जा रहा लगभग 12 क्विंटल मावा पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। शांतर शाह चौकी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। कार में 2 लोग सवार थे, जबकि पीछे थैले में कुछ सामान रखा हुआ था। शक के आधार पर तलाशी ली गई तो मावा बरामद हुआ। तो जिसमें मावा पाया गया, मावा से गाड़ियां भरी हुई थी, 3 गाड़ियां, जिसके संदर्भ में फिर इन्होंने सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत हमें बुलाया। पुलिस विभाग ने, शांतर शाह चौकी ने
फिर उसके बाद हमने खाद्य सुरक्षा नियम के तहत कार्रवाई की और सैंपल लेके जांच लैब के लिए भेज रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की टॉकीज से भगत सिंह चौक तक पदयात्रा निकालते हुए क्षेत्र के लोगों से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रुड़की टॉकीज तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने लोगों से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। महंगाई है, कुशासन की समाप्ति है, बेरोजगारी चरम पर है, कहीं विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें जर्जर हालत में हैं, बिजली लोगों को लगातार मिल नहीं रही है, लोगों की कठिनाइयाँ निरंतर बढ़ रही हैं, केवल जुमले हैं, वेबनेस बढ़ाया जा रहा है, दलित पीड़ित है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो मुद्दे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जनता से सीधे संबंधित होते हैं। केंद्र में भी अब कांग्रेस की सरकार होने वाली है। निश्चित तौर पर ये बदलाव का मानस है और देश जो है 2004 दोहराने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा खटीमा की तरफ से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में नगर के मुख्य मार्गों पर स्वयंसेवकों ने भव्य पथ संचालन किया। राणा प्रताप के प्रांगण से शुरू होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बड़े ही अनुशासित तरीके से पथ संचालन करते हुए नगर के सभी मुख्य मार्गों पर संचालन किया। स्वयंसेवकों का जगह जगह सभी वर्गों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जोशीमठ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खंड और नगर इकाई ने हिंदू नववर्ष के शुभ मौके पर मां भारती की भव्य झांकी के साथ पथ संचालन किया। इस मौके पर वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सिंहधार से लेकर ये पथ संचालन शुरू हुआ और तपोवन बस स्टैंड पर जाकर खत्म हुआ। इस मौके पर जोशीमठ नगर वासियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाया। घाटी के अंतर्गत आने वाला जुआग्वाड़ गांव तक जाने वाला मुख्य पैदल आवाजाही वाला पुल आज तक नहीं बन पाया है। ग्रामीण आज भी ट्रॉली के सहारे ही अपना सफर तय करते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिससे आहत होकर ग्रामीणों ने इस बार पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। 2021 की आपदा आई थी वो रेनी में, और यहाँ पे जो पुल बहा था जुआग्वाड़ आने वाला पार, यहाँ पे लगभग 54 परिवार गांव में निवास करते हैं और आज भी 3 साल बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जान जोखिम में डाल के ट्रॉली के सारे गांव को जाने के लिए मजबूर हैं। अगर ऐसी राज्य सरकार ने अगर इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं की तो हम आने वाले 2024 का जो चुनाव है बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार अक्षय तृतीया पर 10 मई को 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 9 मई को मां गंगा भाग मूर्ति को शीतकालीन स्थल मुखबा गांव से दोपहर 1 बजे उत्सव डोली में बैंड बाजों की धुन पर गंगोत्री के लिए रवाना किया जाएगा। रात को भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में मां गंगा की डोली विश्राम करेगी, तो वहीं अगले दिन डोली सुबह यहां से गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके साथ ही विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा के गुमदेश क्षेत्र के चमदेवल में मंगलवार को देव डांगरों ने के स्नान के साथ ही प्रसिद्ध चैतौला मेला शुरू हो गया। इस दौरान लोगों ने वीर रस पर आधारित ढुसकों का गायन किया। चमदेवल के चौखाम बाबा मंदिर में मेले का शुभारंभ किया गया। देव डांगरों ने पंचेश्वर में सरयू और महाकाली नदी के पवित्र संगम में गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। मेला शुरू होने के बाद हर दिन ढुसकों का गायन किया जाएगा। 18 अप्रैल दशमी को चमू देवता का सिंहासन मुख्य मंदिर से मड़गांव की ओर प्रस्थान करेगा। 19 अप्रैल को मतदान के दिन मुख्य मेला लगेगा, जिसमें 11 गांव के जत्थे चमू देवता मंदिर चमदेवल में आकर परिक्रमा करेंगे। 20 अप्रैल को व्यापारिक मेला लगेगा। क्षेत्र की मान्यता है कि यहाँ 9-10 दिनों तक जो है
रोज मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अनेक कामनाओं के लेकर चौखम बाबा के दरबार पे आते हैं और साथ ही अतिथि देवो भव का जो हमारा यहाँ संकल्प है, इस क्षेत्र की परंपरा रही है, उस परंपरा को निभाते हुए यहाँ कई भक्त और अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी सेवा को लेकर यहाँ बाबा के दरबार पे आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही साख दांव पर होगी। यहां बीजेपी से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। क्या हालात हैं हरिद्वार सीट के, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि यह चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गांव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रही हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीजें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी करेंगे, पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफी हुए हैं। हाँ यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है, इसके सामने तो और कोई है ही नहीं, तो टिका ही नहीं आज तक, उन्होंने टिका। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई। सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे, उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीजें ऐसी करी है, जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी। अब उत्तराखंड एक लोग मात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों की आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, वो सवाल है। हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप है, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपए का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीजें महंगी हो गई है। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के कम होते मौके यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। दिक्कत तो बस यही है, जब मजदूरी खुली कर लो तो कर लो, नहीं और वैसे कोई रोजगार नहीं है। मजदूरी मिल जाती है? हाँ बस बहुत ही कम है। कितना हो जाता है महीने में, कितनी बार मिल जाता है? जी महीने में तो 10-15 दिन लग जा, 10-15 दिन ठल्ली रह जा, इस तरीके की मजदूरी। यहाँ बीमारी की ज्यादा वो है जी, इधर काफी दूर है अस्पताल वगैरह,
और दूसरी बात बाढ़ की, बाढ़ तो काफी बार आ चुकी है, हर साल आती है जी। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती है? पानी भर जाता है, क्या होता है? एक तो जैसे ये गन्ना होगा जी, बिल्कुल नष्ट होगा इस बार। गेहूं वगैरह हर साल बच जा, क्योंकि इस टाइम पर बाढ़ नहीं आ पाती, बस यही है जी। और क्या समस्या है? पढ़ाई लिखाई के लेकर क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है, नौकरी बहुत कम है जी। बीजेपी के हरिद्वार के शहरी इलाकों में ज्यादा पैठ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसातों में जो नाले में पानी आता है, दुकान में घुस जाता है, उस समस्या का अभी तो कोई निदान ही नहीं हो पाया है। चंद्राचार्य चौक में ये समस्या है, मोती बाजार में ये समस्या है, सप्तसरोवर क्षेत्र में समस्या है, शरवनाथ नगर में समस्या है। तो इतने विधायक हमारे मदन कौशिक 3-4 बार रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का हल नहीं करा सके अभी तक। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।